अच्छा, एक मजेदार कानूनी सवाल पर सोचते हैं। मान लीजिए कुछ लोगों पर एक ही जुर्म का इल्जाम है। उनमें से ज्यादातर लोग कानून का सामना करते हैं, मुकदमा लड़ते हैं और आखिरकार बरी हो जाते हैं। लेकिन एक आदमी है जो सालों से गायब है, फरार है। अब जब सब बरी हो गए तो वो अचानक सामने आता है और कहता है, अरे जब मेरे साथियों के खिलाफ केस टिक नहीं पाया तो मेरे खिलाफ क्या टिकेगा, मुझे भी जमानत दे दो। पहली नजर में तो उसकी बात में दम लगता है ना। बिल्कुल। और यहीं से कानून का एक बहुत अहम सिद्धांत सामने आता है, जिसे पैरिटी या समानता का सिद्धांत कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक जैसे हालात में एक आरोपी को जमानत मिलती है तो दूसरे को भी मिलनी चाहिए। लेकिन आज हम इसी सिद्धांत की सीमाओं पर बात करेंगे। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद न्याय की प्रक्रिया से भागा हो, वो वापस आकर उसी न्याय प्रक्रिया से समानता की उम्मीद कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले में मिलता है। आज हम बालमुकुंद सिंह गौतम बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य 2006 केस की गहराई में उतरेंगे। ये केस हमें बताता है कि कानून की नज़र में प्रक्रिया का सम्मान करना कितना जरूरी है, खासकर जब आप अदालत से किसी राहत की उम्मीद कर रहे हो। तो चलिए इस केस को जरा बारीकी से समझते हैं। तो हुआ क्या था, चलिए पहले पूरी कहानी को समझते हैं। एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें कई लोगों के नाम हैं। इनमें से एक आरोपी, जिसे हम अपनी सहूलियत के लिए फरार आरोपी कहेंगे, वो गायब हो जाता है। कोर्ट उसे भगोड़ा यानी एब्सकॉन्डर घोषित कर देती है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि वो 1-2 दिन या महीने के लिए नहीं, बल्कि लगभग 6 साल तक फरार था। 6 साल? 6 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। इस पूरे अरसे में जो बाकी सह अभियुक्त थे, उन्होंने कानून का पालन किया। वो मुकदमे का सामना करते रहे, अदालत में पेश हुए, सबूतों की जांच हुई, वकीलों ने जिरह की, और इस पूरी लंबी और थकाऊ प्रक्रिया से गुजरने के बाद निचली अदालत ने उन सभी को बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ अपना केस साबित नहीं कर पाया। ठीक है, तो जो लोग डटे रहे वो बेदाग निकले। अब ये खबर सुनकर हमारे फरार आरोपी को लगा कि मैदान साफ है। उसने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी। ये वही जमानत है जो कोई गिरफ्तारी के डर से पहले ही मांग लेता है। तो उसकी मुख्य दलील क्या थी? उसने उसी पैरिटी यानी समानता के सिद्धांत का सहारा लिया, जिसका हमने अभी जिक्र किया। उसका तर्क बहुत सीधा था। जब मुख्य केस ही ढह गया है और मेरे साथी बरी हो गए, तो मेरे खिलाफ भी वही सबूत होंगे। जब वो सबूत उन्हें दोषी साबित नहीं कर पाए तो मुझे कैसे कर पाएंगे? मतलब जब वो आजाद हैं तो मुझे भी जमानत मिलनी चाहिए। उसने एक तरह से बरी हुए लोगों के फैसले को अपनी ढाल बना लिया। और मुझे इस बात ने चौंका दिया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उसकी ये दलील मान भी ली। मतलब हाईकोर्ट को इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि वो 6 साल से फरार था। यही इस केस का सबसे दिलचस्प मोड़ है। हाईकोर्ट ने वाकई उसे अग्रिम जमानत दे दी। शायद हाईकोर्ट ने ये सोचा कि जब केस का आधार ही खत्म हो गया है तो उस व्यक्ति को जेल में रखने का क्या फायदा। लेकिन जाहिर है इस केस का जो मूल शिकायत करता था, उसे ये फैसला मंजूर नहीं था। बिल्कुल नहीं था। वो पीड़ित पक्ष था और वो इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और यहां से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को एक अलग ही नजरिए से देखा। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने इस पैरिटी वाली दलील का क्या किया, खासकर एक ऐसे आदमी के लिए जो कानून की पकड़ से ही बाहर था? उस बेंच ने इस दलील को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि बहुत सख्त शब्दों में इसकी आलोचना की। जस्टिस बिश्नोई ने फैसले में लिखा कि एक भगोड़े को जमानत देना एक खराब मिसाल, एक बैड प्रेसिडेंट कायम करता है। खराब मिसाल? हाँ, अदालत सिर्फ इस केस के तथ्यों को नहीं देख रही थी, बल्कि इसके दूरगामी असर को भी देख रही थी। मतलब अदालत को ये डर था कि अगर इस व्यक्ति को जमानत दी गई तो भविष्य में हर कोई यही रास्ता अपनाएगा कि पहले भाग जाओ और जब बाकी लोग बरी हो जाएं तो वापस आ जाओ। आपने बिल्कुल सही समझा। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। ऐसा करना उन लोगों के साथ नाइंसाफी है जिन्होंने कानून का सम्मान किया और सालों तक मुकदमे की मुश्किलों को झेला। सही बात है। सोचिए, एक तरफ वो लोग हैं जो हर तारीख पर अदालत आए, वकीलों की फीस भरी, मानसिक तनाव झेला और आखिरकार अपनी बेगुनाही साबित की, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो 6 साल तक छिपा रहा। क्या इन दोनों को एक ही तराजू पर तौलना सही है? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना भगोड़ों को एक तरह से इनाम देना है। ये उन्हें संदेश देता है कि आप कानून की प्रक्रिया से इम्प्यूनिटी यानी दंड से मुक्ति के साथ भाग सकते हैं। ये तर्क तो समझ में आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के तर्क को पूरी तरह से गलत और विकृत कहा। ये तो बहुत सख्त शब्द हैं। दूसरों का बरी होना
इस फरार आरोपी की जमानत के लिए इतना अप्रासंगिक क्यों माना गया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसी का जवाब इस फैसले का दिल है। देखिए, हाईकोर्ट ने एक बुनियादी कानूनी नुक्ते को नजरअंदाज कर दिया था। जब सह अभियुक्तों का ट्रायल चल रहा था तो अभियोजन पक्ष का काम उनके खिलाफ सबूत पेश करना था, उस फरार व्यक्ति के खिलाफ नहीं। अच्छा, मतलब वो ट्रायल उस भागे हुए आदमी के बारे में था ही नहीं। बिल्कुल। उस मुकदमे में जो भी सबूत पेश हुए, जो भी गवाहियां हुई, जो भी जिरा हुई, वो सब उन लोगों के लिए थी जो अदालत के कटघरे में खड़े थे। उस ट्रायल का नतीजा सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होता है। ओके। इसलिए उस ट्रायल के किसी भी निष्कर्ष का, चाहे वो फरार व्यक्ति के हक में हो या खिलाफ, उसकी जमानत की अर्जी पर विचार करते समय कोई कानूनी महत्व ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि फरार आरोपी उस मुकदमे के फैसले को भुना नहीं सकता जिससे वो खुद भागा था। मतलब आपने प्रक्रिया का मजाक उड़ाया, अब आप उसके अच्छे नतीजे का फायदा नहीं उठा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक भगोड़े को अग्रिम जमानत कभी नहीं मिल सकती? क्या ये एक तरह का पूर्ण प्रतिबंध है? मान लीजिए किसी पर झूठा केस लगा हो और वो डर के मारे भाग जाए, तो क्या उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं? नहीं, कानून इतना कठोर भी नहीं है। अदालत ने इसे भी स्पष्ट किया, ये पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। अदालत ने कहा कि एक सामान्य नियम के तौर पर भगोड़ा अग्रिम जमानत का हकदार नहीं होता। देखिए, अग्रिम जमानत जो सीआरपीसी की धारा 438 के तहत दी जाती है, वो एक विवेकाधीन राहत है, डिस्क्रेशनरी रिलीफ। ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अच्छा। और जो व्यक्ति खुद कानून से भाग रहा हो, वो अदालत से इस विवेक की उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन अदालत ने कहा कि कुछ असाधारण मामले, एक्सेप्शनल केसेस, हो सकते हैं। और ये असाधारण मामला क्या होगा? अदालत इसे कैसे तय करेगी? असाधारण मामला तब हो सकता है जब अदालत एफआईआर, केस डायरी और दूसरे रिकॉर्ड्स को देखकर पहली नजर में प्रिमा फेसी ही ये पाती है कि आरोपी के खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है। मतलब अगर आरोपी बेबुनियाद लगे। हाँ, अगर साफ पता चल रहा हो कि किसी को सिर्फ परेशान करने के लिए फंसाया गया है, तब अदालत अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकती है। तब अदालत कह सकती है कि भले ही ये व्यक्ति कुछ समय के लिए फरार था, लेकिन इसे गिरफ्तार करके जेल भेजना न्याय का मजाक होगा। पर यह एक बहुत ऊंची कसौटी है जो हर मामले में पूरी नहीं होती। ठीक है, तो अब इस सारे तर्क को बालमुकुंद सिंह गौतम के केस पर लागू करते हैं। क्या उसका मामला उन असाधारण मामलों में से एक था? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये मामला उस विवेक का इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं था। एफआईआर में साफ साफ लिखा था कि वो उस भीड़ का हिस्सा था जिसने अपराध को अंजाम दिया था। तो पहली नजर में उसके खिलाफ मामला तो बन ही रहा था। हाँ, लेकिन एक और बात थी जो शायद उससे भी ज्यादा गंभीर थी और जिसने उसके खिलाफ मामले को और भी मजबूत कर दिया। वो क्या थी? उसके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई थी, नंबर 272-2019। आरोप था कि उसने केस के एक चश्मदीद गवाह को जान से मारने की धमकी दी थी। ओहो। और ये धमकी क्यों दी? क्योंकि उस गवाह ने उसकी जमानत की अर्जी का विरोध किया था। ये तो मामला ही बदल देता है। ये सिर्फ कानून से भागने की बात नहीं रही, ये तो कानून को सक्रिय रूप से बिगाड़ने की कोशिश है। बिल्कुल। जमानत के मामलों में इसे एक कार्डिनल सिन यानी अक्षम्य पाप माना जाता है। जमानत इस भरोसे पर दी जाती है कि आरोपी बाहर आकर जांच में दखल नहीं देगा या गवाहों को डराएगा धमकाएगा नहीं। इस आरोपी ने गवाह को धमकाकर खुद ही ये साबित कर दिया कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सही बात है। सच तो ये है कि शायद सिर्फ ये एक हरकत ही उसकी जमानत खारिज करने के लिए काफी होती, भले ही वो 6 साल तक फरार न रहा होता। उसका ये आचरण दिखाता है कि वो न्याय प्रक्रिया का सम्मान नहीं करता। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ और सीधा था। जी, फैसला एकदम स्पष्ट और निर्णायक था। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता की अपील को स्वीकार किया, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जमानत देने वाले आदेश को रद्द कर दिया और आरोपी को आदेश की तारीख यानी 13 फरवरी 2026 से 4 हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। 4 हफ्ते का समय दिया। हाँ, संदेश एकदम साफ था, आप न्याय व्यवस्था से भाग नहीं सकते और फिर उसी व्यवस्था से अपनी शर्तों पर सुरक्षा की मांग नहीं कर सकते। तो इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है वो सिर्फ एक कानूनी सिद्धांत के बारे में नहीं है, बल्कि न्याय की पूरी प्रक्रिया की गरिमा के बारे में है। पैरिटी का सिद्धांत निष्पक्षता के लिए है, पर ये उन लोगों के लिए कोई बहाना नहीं बन सकता जो सिस्टम को ही धोखा देने की कोशिश करते हैं। आपका आचरण तय करता है कि आप अदालत से राहत पाने के हकदार हैं या नहीं। बिल्कुल, आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया।
ये फैसला इस विचार को मजबूत करता है कि जब आप अदालत से विवेकाधीन राहत मांगते हैं तो आपका आचरण सर्वोपरि होता है। अदालत के आदेशों की अवहेलना करना और मुकदमे से जानबूझकर बचना, ये आपको उन लोगों की कतार से अलग कर देता है जिन्होंने कानून का पालन किया। आप फिर ये दावा नहीं कर सकते कि आपके साथ दूसरों जैसा बर्ताव हो, क्योंकि आपने अपने कामों से खुद को दूसरों से अलग बना लिया है। और ये हमें सोचने के लिए एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस मामले में तो सह अभियुक्तों के बरी होने के बाद अग्रिम जमानत की बात थी, लेकिन सोचिए क्या होता अगर कोई भगोड़ा मुकदमे के बीच में ही पकड़ लिया जाता। उस वक्त तक सह अभियुक्तों के खिलाफ जो सबूत पेश हो चुके होते वो उसकी जमानत की संभावनाओं को कितना प्रभावित करते। क्या तब पैरिटी के सिद्धांत का कोई वजूद रहता, या अदालत की नजर में भागने का कार्य ही एक ऐसा गुनाह है जो जमानत के दरवाजे लगभग बंद